इस वीडियो में मैं जो बताने वाला हूँ मैं वो अपनी अगली जनरेशन को बताना चाहूँगा। मिडिल क्लास ट्रैप आपको गलती से नहीं मिला है, आपको गरीब रखा गया है। इसका पूरा सबूत देने के साथ में कैसे इसको ब्रेक कर सकते हो वो बताऊँगा। मुझे हैरानी हुई और तरस आई इस वीडियो को बनाते वक्त, रिसर्च करते वक्त। जितना दुख इस वीडियो को देखते वक्त आपको होगा कि आपको ब्रेन वॉश करा गया है गरीब रखने के लिए, उतनी ही खुशी इस वीडियो के एंड में आपको होगी कि आप अपनी फैमिली का वो पहला इंसान बनोगे जो मिडिल क्लास ट्रैप को तोड़ेगा। डिस्क्लेमर, इस वीडियो में मैंने कड़वे वचन बोलने का जोखिम उठाया है, तो अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है तो मेरे पे गुस्सा करने के बजाय, कमेंट में गालियां बकने के बजाय आप ये गुस्सा अपने काम में निकालें। थैंक यू। फाइट क्लब मूवी का एक सीन है, मिडिल क्लास इंसान वो चीज़ खरीदेगा जिसकी उसको ज़रूरत नहीं है, उस पैसों से जो उसके पास में है नहीं, यानी कि लोन लेके, और उनको इंप्रेस करने के लिए जिनको फ़र्क पड़ता नहीं है, और इस लोन को पे करने के लिए ज़िंदगी भर वो काम करेंगे जो उनको पसंद नहीं है। मिडिल क्लास इंसान भारी आदमी है। ये केवल जीएसटी, इनकम टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स नहीं भरता है, ये तो छोटा मोटा टैक्स है। ये रिश्तेदार और दुनिया के सामने शो ऑफ करने का एक और टैक्स भरता है। पैसा भी बिल्कुल टाइम की तरह है, वेस्ट करते वक्त फील नहीं होता, लेकिन हिसाब लगाते वक्त यकीन नहीं होता कि इतना खर्च कर लिया। आज बात करेंगे मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर आने की 4 कारण बताऊंगा। इन 4 चीज़ों की ही वजह से लोग गरीब रहते हैं और कभी बाहर नहीं आ पाते हैं। रिसर्च करी तो पता लगा कि एजुकेशन सिस्टम जो है, जहाँ पढ़ के आते हो आप, ये बना ही इसलिए था कि लोगों को गरीब रखा जाए। साथ साथ में मैं सोल्यूशन भी बताऊंगा। वैसे वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपके 10 सेकंड लूंगा। मेरी नई किताब लॉन्च हो चुकी है, नाम है अर्ली 20s मनी। अगर आप अर्ली 20s में आते हो, 19, 20, 21, 22, 23 की उम्र में आते हो, इसके आसपास आते हो और अपना पहला 10 लाख कमाना चाहते हो, तो क्या माइंडसेट चाहिए, कैसी सोच होनी चाहिए, वो बताया है, जो कि आप अभी डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ वर्जन में केवल 49 रुपीज में। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आ जाते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा एजुकेशन सिस्टम। पैदा होने के बाद 2 साल की उम्र में कच्ची बुद्धि के साथ जाते हो, 20 साल लगाते हो, जिंदगी का 1/3 हिस्सा देते हो। 200 साल पुराना ये एजुकेशन सिस्टम पर्शिया से आया है। 1800 की बात है, नेपोलियन ने पर्शिया को कई बार हराया। फिर पर्शिया के नेताओं ने और वहाँ के आर्मी के लोगों ने सोचा कि यार हम हार क्यों रहे। कारण इन्होंने पता लगाया कि हम इसलिए हार रहे हैं क्योंकि हमारे जो सोल्जर्स हैं वो इंडिपेंडेंट बहुत ज़्यादा सोचते हैं, वो अपने बारे में सोचते हैं, उनकी खुद की सोच है, वो फ्री थिंकर्स है, और ये बहुत बड़ी वजह है हमारे हारने की। तो इनको डिसिप्लिन में लाने के लिए, ओबीडियंट बनाने के लिए कि बस ये बात माने गुलाम की तरह, इसके लिए सिस्टम बनाया गया स्कूलिंग सिस्टम, जिसको फैक्ट्री मॉडल स्कूल कहते हैं। पहली बार बनाता ही है। उसके बाद में हुआ ये कि यह दुनिया में 1900 के आसपास इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बनने लगी। फैक्ट्री के मालिकों को नौकर और हुक्म मानने वाले लोगों की जरूरत पड़ी, और नौकर बनाने का सिस्टम ऑलरेडी बन चुका था जो पर्शिया ने बनाया था 1800 के आसपास। फिर उसी स्कूलिंग सिस्टम से लोगों ने नौकर बनाए, क्योंकि उस वक्त के फैक्ट्री के ओनर, अरबपति, कैपिटलिस्ट लोग ऐसे वर्कर्स की डिमांड कर रहे थे। जॉन डी रॉकफेलर, जो उस वक्त के सबसे अमीर इंसान, इन्होंने इस सिस्टम को फंड करा और बोला कि भाई ये पैसे मेरे से लेते रहो, लेकिन ये वर्कर्स तैयार करके मुझे देते रहो। एग्जैक्ट इनके वर्ड्स थे, आई डोंट वांट थिंकर्स, आई वांट वर्कर्स। मुझे सोचने वाले लोग मत दो, मुझे गुलाम की तरह काम करने वाले लोग दे दो बस। जितने भी कैपिटलिस्ट लोग, बड़े लोग, इनको इंडिपेंडेंस लोग नहीं चाहिए, नहीं तो लोग सिस्टम के अगेंस्ट जाएंगे, लोग खुद का कुछ सोचेंगे। आज तक भी हर जगह, इंक्लूडिंग इंडिया, हर जगह यही फैक्ट्री मॉडल स्कूल चलता है, जहां बच्चों को एज अ रॉ मटेरियल बेचते हैं स्कूल में, उनको ठोक के डिसिप्लिन में लाते हैं और वर्कर बना के कंपनी में बेचते हैं। इसी कारण से आप देखोगे सिस्टम में फाइनेंस लिटरेसी नहीं पढ़ाई जाती है, टैक्सेशन, धंधे की समझ। इंसान एक दिन में 35,000 डिसीजंस लेता है, पर कोई भी स्कूल सही से डिसीजन लेना नहीं सिखाती है। अपने आइडिया को कैसे प्रेजेंट करे, बात कैसे करे, नेगोशिएट कैसे करे, कोई स्कूल नहीं सिखाती है। कैसे कोई मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर आएगा अगर 20 साल की पढ़ाई के बाद भी किसी को ढंग से बात तक करनी नहीं आती है। कोई भी एजुकेशन सिस्टम आपको मिडिल क्लास बाहर आने का रास्ता नहीं बताता, आपको खुद करना होता है। आप दुनिया में नजर डालोगे, सारे लोग सेल्फ टॉट है, खुद से सीखते हैं। रॉकेट साइंस जैसी चीज को किसी ने अगर खुद से सीख लिया, इलॉन मस्क, रॉकेट साइंस सबसे टफ चीज है, उसको अगर किसी ने खुद से सीख लिया है, और वो कहता भी है कि आपको दुनिया में कुछ भी सीखना है खुद से सीख सकते हो, आपको कॉलेज डिग्री की जरूरत नहीं है। You don't need college to learn stuff, okay? Everything is available basically for free. अब कोई बोले यार डॉक्टर, सीए, लॉयर, ये तो कहीं जाकर ही सीखना होगा, तो आप हाइब्रिड करो। आप कॉलेज जाओ, डिग्री लो, लेकिन वहाँ से जो भी मिल रहा है वो बोनस है, लेकिन साथ में सेल्फ टॉट बनो। अब मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना। 2030 तक 40% जॉब चली जाएगी एआई की वजह से।
लेकिन एजुकेशन आज भी हमारा 200 साल पुराना है। सबसे फीस ली जा रही है लाखों की, ये बोलते हुए कि आपको गारंटी जॉब मिलेगी। किस चीज़ की गारंटी? लोगों को जॉब की गारंटी चाहिए भाई, कंपनियों की गारंटी नहीं है। 2030 तक पता नहीं कितनी कंपनी डूब जाएगी और लोग इस सिस्टम में जाने के लिए 30 से 40 लाख रुपए लगाते हैं। फिर उसी एजुकेशन लोन को चुकाने के लिए वो कंपनी में जॉब करते हैं। जब तक उसका पढ़ाई का लोन चुकता है वो कंपनी का गुलाम बन चुका होता है, उसको अपनी नौकरी से नफरत हो चुकी होती है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, इसी मैट्रिक्स सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ। ये एक बाय डिज़ाइन बनाया गया है। सोल्यूशन 1, पढ़ाई करो, डिग्री लो, सब करो। अब कोई इंसान डॉक्टर बनना चाहता है, घर बैठ के नहीं बनेगा ऑब्वियसली, लेकिन पढ़ाई के साथ में असली थिंकर बनो, क्रिटिकल सोचना सीखो। कंप्यूटर साइंस लिए है तो सॉफ्टवेयर बनाना सीखो, ना कि बॉस की बात मानने वाला केवल एक रोबोट। अगर MBA करिए तो धंधे करने की समझ सीखो, रियल वर्ल्ड से भी, ना कि केवल 40,000 कमाने वाला केवल एक मैनेजर। दूसरा सोल्यूशन, सेल्फ टॉट बनो। खुद से आप दुनिया की कोई भी स्किल सीख सकते हो। जोश कॉफमैन अपने 20 घंटे का फॉर्मूला बताते हैं कि आप 20 घंटे में दुनिया की कोई भी स्किल, उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आप सीख सकते हो। इन्होंने यही बात अपनी स्पीच में साबित करके भी बताया कि आप 20 घंटे में दुनिया की कोई भी चीज़ खुद से सीख सकते हो, उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आप जान सकते हो। तीसरा सॉल्यूशन है, मार्केट में कुछ भी आता है अडॉप्ट करना सीखो, काम में लगाना सीखो। रियल एजुकेशन स्कूल के बाहर है। अपने आप को जिंदगी भर का एक स्टूडेंट मानो। कोई यहाँ पर किसी का बॉस नहीं है, कोई यहाँ पर प्रिंसिपल नहीं है, कोई यहाँ पर टीचर नहीं है। सबसे बड़ा बॉस मार्केट है, सबसे बड़ा बॉस कस्टमर है। दुनिया में एक ही रूल चलता है, डिमांड एंड सप्लाई। अगर आप डिमांड पता करके किसी और से अच्छी सप्लाई दे देते हो, कैश आपके पास आएगा और कैश फ्लो इज द किंग, जो हमने जान लिया है। रियल खुशी बैंक अकाउंट बैलेंस को देखने में है, डिग्री के परसेंटेज देखने में नहीं। चौथा सोल्यूशन, अर्ली एज में 16, 17, 18, 19, 20 की एज में ही पैसा कैसे काम करता है वो समझो। रिच डैड पुअर डैड, साइकोलॉजी ऑफ मनी, थिंक एंड ग्रो रिच, हाउ टू थिंक लाइक लियोनार्डो दा विंची, ऐसी और भी कई बुक्स है, पता लगाओ, पढ़ो। यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे ऐसे पेजेस फॉलो करके अपने आप को घेर के रखो जो रियल नॉलेज की बात कर रहे हैं, जो पैसों की, दुनिया की, प्रैक्टिकल नॉलेज की बात करते हैं। ये पूरा था एजुकेशन का, हम इससे बाहर निकलते हैं। अब दूसरे कारण पे आते हैं, और ये दूसरा कारण मैं सबसे एग्रेसिवली बोलना चाहता हूं। इसी कारण की वजह से समझदार, होशियार इंसान भी अपनी 35 की उम्र में, 40 की उम्र में आने के बाद में बहुत बड़ा पछतावा करता है कि मैंने ये गलती कर दी। सबसे ज्यादा अगर कोई पीछे रहा है पैसे कमाने से, अमीर बनने से, मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर आने से, तो वो ये कि उसको दुनिया में हर जगह एक्टिव होना है। कोई दोस्त है, कोई नोन है, कॉलेज में पार्टी है, कहीं पे भी कोई इवेंट हो रहा है, आप बोलो मेरा बिल्ड मोड ऑन है या फिर मॉन्क मोड ऑन है, जो भी आप नाम दो इसको, कि भाई मैं कुछ करने में लगा हो, वो मेरा मोड ऑन है। मैंने उस वक्त भी स्क्रिप्ट लिखी है जब मेरी गली में शादी थी, मेरे क्लोज रिलेटिव की शादी थी, मेरा पूरा घर खाली था, रात का समय है, मुझे फोमो हो रहा है, बेचैनी जो है वो मेरे पेट के अंदर तक फील हो रही है, लेकिन फिर भी मैं स्क्रिप्ट लिखता रहा। आज मुझे लगता है कि अच्छा हुआ मैंने वो मज़े मिस कर दिए, क्योंकि अगर मैंने वो मिस नहीं करा होता तो आज जो मैं ये कर रहा हूँ ये मिस हो जाता। कुछ तो आपसे मिस होगा ही, मिस क्या करना है वो आपका निर्णय है। फाइनेंशियली टूटे हुए जो लोग होते हैं वो हर जगह एक्टिव होते हैं। चांद पे फंक्शन रख दो, आप वहाँ चले आएंगे, उनको फ़ोन करो, हाँ क्यों नहीं आएंगे, आपने बुलाया तो बिल्कुल आएंगे, लेकिन इनके रूम में जो टेबल चेयर है, खड़े होकर वहाँ जाके बैठ के काम करने की हिम्मत नहीं हो रही है। इतना नहीं चल पा रहे हैं, उतना चल लेंगे, लेकिन डायरेक्ट मना करना नहीं आता है। बोलो भाई मेरा बिल्ड मोड ऑन है, मेरा एक मोड है वो ऑन है, प्लीज़ सपोर्ट मी, मेरा करियर है, मेरी ज़िंदगी है, आई कैन नॉट कम, अभी नहीं आ सकता, फिर कभी आऊँगा फुल मोड में। अगर इतनी बात किसी को समझ नहीं आती है तो वो आपका रिश्तेदार नहीं है, वो आपका रिलेटिव नहीं है। अमीर लोग ईजी टू फाइंड होते हैं, हार्ड टू रीच होते हैं। इजी टू फाइंड, अभी इनके बारे में कुछ जानना है, सर्च करो, सब मिल जाएगा। इजी टू फाइंड, हार्ड टू रीच, कोई भी रीच आउट नहीं कर सकता। अभी इनको कॉल करके इनका 1 घंटा आप खा नहीं सकते। ये अपने टाइम को प्रोटेक्ट करते हैं। अगर आप अपना टाइम प्रोटेक्ट नहीं करोगे, यस यस बोलकर हर जगह एक्टिव रहोगे, तो एक दिन कोई अमीर जो अपना टाइम प्रोटेक्ट कर रहा है वो आपको हायर करेगा, काम पे लगाएगा। कोई मुझसे पूछता है यार कि शकील मुझे कोई इंटरनेट से पैसे कमाने के तरीके बता, यूट्यूब पे कैसे करते हैं बता। मैं सारा बताता हूँ, आधा घंटा देखे पूरा। फिर जब 10 दिन के बाद में वो बंदा मुझे फिर से मिलता है, मैं पूछता हूँ कहानी कहाँ तक पहुंची, आपको मैंने बताया था सब कुछ, तो वो कहता है यार थोड़ा सा ना इधर हो गया था, थोड़ा ना उधर हो गया था। मेरे सिटी के अलावा बाकी जितने दोस्त हैं वो सब मेरे से बात करते करते अपने मिडिल क्लास ट्रैप को तोड़ चुके हैं, लेकिन मेरी ही गली, मेरे ही टाउन के जो लोग हैं मुझसे बात करके अपने मिडिल क्लास ट्रैप को तोड़ नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि इनको पूरी दुनिया चलानी है। तीसरा कारण, शादी एक दिन सबको करनी है। 4 लाख करोड़ की जो इंडस्ट्री है आपको बेवकूफ़ बना रही है। आप महंगी शादी करते हो, शो ऑफ करते हो, 10 साल की फिर EMI भरते हो, फिर कुछ नहीं कर पाते हो, क्योंकि पहले लोन तो चुके हैं, फिर बात समझ आएगी मिडिल क्लास से बाहर कैसे आए। लोग 30-40 लाख की शादी करते हैं, 30 दिन के बाद लड़ाई हो जाती है, दोनों पार्टी मुंह लड़का के बैठी है। समझ नहीं आ रहा कि शादी टूटने का डर है या पैसे खर्च होने का दुख है। आपको पता है इंडिया में सबसे सस्ती शादी किसने करी है?
मुकेश अंबानी ने अपने बेटे की, उनके नज़रिए से सोचो, सिर्फ रिलायंस कंपनी की बात करो, उस कंपनी के 5 दिन की जो कमाई थी उतना खर्चा करा है केवल। या इंडियन फैमिलीज पूरे साल में जितना नहीं कमाते हैं उतना शादी में खर्च करते हैं। 1977 की बात है, देश में गरीबी थी। गवर्नमेंट ने शादी में गेस्ट को बुलाने की लिमिट सेट कर रखी थी, 25 से ज़्यादा आप बुला नहीं सकते। शो ऑफ मना था। ऐसा भी था कि खाना नहीं है, आइसक्रीम खा के जाओ, घर जाके खाना खाओ। किसी ने अगर 200 गेस्ट बुला दी तो फाइन भरना होता था, कानूनन अपराध था। पत्रिका पे लिखा होता था कि भाई इतने ही लोग आना वरना मरवाओगे हमें। लेकिन फिर 1991 में हमारा देश लिबरलाइज्ड हुआ, फॉरेन कंपनीज आने लगी, सक्सेस, पैसा, फैक्ट्री, कंपनी, ये सब होने लगा। शो की दुनिया थोड़ी सी स्टार्ट होने लगी। और सबसे बड़ा इम्पैक्ट सिनेमा का। बॉलीवुड तो शुरू से बनाते आ रहा है, आज भी बना रहा है मिडिल क्लास लोगों को। कोई गुटखा बेच रहा है, कोई सट्टा बेच रहा है। तो गानों और बॉलीवुड की शादी का फर्क हमारे ऊपर पड़ा। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएगी टाइप मूवी का हमारे ऊपर फर्क पड़ा। शादी धीरे धीरे जो है वो महंगी होने लगी। आज 2022 में एवरेज शादी इंडिया में 25 लाख रुपए की होती है। सुनना, 25 लाख रुपए की होती है। 2024, 2 ही साल के बाद में ये एवरेज शादी अब 36 लाख रुपए की होती है। अब जिसके पास पैसे है वो करे, लेकिन बाकी लोग प्रेशर में आके लोन ले रहे हैं। 30,000 कमाने वाला ऐसा तो नहीं है कि पूरे की ईएमआई भरेगा। 15,000 से घर चलाएगा जो चलता नहीं है, फिर 15,000 की ईएमआई भरेगा, तब जाके उसको 20 लाख के लोन को चुकाने में 10 साल लगेंगे। शादी के बाद के सबसे अच्छे मोमेंट्स तो इसने लोन में दे दिए। बेस्ट टाइम जो बिताना था उसको अपनी वाइफ के साथ, वो तो टेंशन में बिता रहा है। पहले स्कूल के सिस्टम से कोई कम खराब हुए थे, जब शादी के बाद 10 साल यहाँ खराब होना था। लोगों को इंस्टाग्रामेबल शादी चाहिए। अब ये इंस्टाग्रामेबल क्या है? 10,000 से 5 लाख की कोटेशन आती है फोटोशूट की, प्रॉपर फोटोग्राफी होती है, उसको इंटरनेट पे दिखाते हैं। अब ये जो शो ऑफ का टैक्स है वो केवल गली में नहीं भरा जाएगा, पूरी दुनिया को दिखाने का शो ऑफ टैक्स भरा जाएगा। इंडिया में हर साल कितनी शादी होती है? मैं जब रिसर्च करी मुझे लगा गलत है यार ये, पर हर साल 1 करोड़ शादी होती है। आप सुन रहे हो, 1 करोड़। कितने लोगों की कैपेसिटी है 36 लाख की शादी करने की? इंडिया में सिर्फ 1% ही लोग हैं जो पूरे साल का 25 लाख या उससे ज़्यादा कमाते हैं। मैं तो कहता हूँ जो एग्जैक्ट 25 या 30 लाख भी कमाता है साल का, वो भी 36 लाख की शादी अफोर्ड नहीं कर सकता। अनुष्का शर्मा की नेटवर्थ है 255 करोड़। उसके हस्बैंड विराट कोहली की नेटवर्थ 1000 करोड़ है। विराट कोहली 12 करोड़ रुपए लेता है एक इंस्टाग्राम पोस्ट प्रमोशन का। तब जाकर के अनुष्का ने अपनी शादी में 7 लाख का लहंगा पहना, जिसकी इतनी डिमांड हो गई कि हर दुल्हन को शादी में उसकी फर्स्ट कॉपी पहननी है, जो कम से कम 80,000 रुपए की आती है। अगर अनुष्का ने 7 लाख का और किसी मिडिल क्लास इंसान ने उसकी फर्स्ट कॉपी 80,000 की भी पहनी ना, तब भी अनुष्का ने बहुत सस्ता खरीदा है, अगर कमाई और खर्चे के रेशियो की बात करें। और ऐसा नहीं है कि उस लहंगे में कोई बात है, वो महंगा है इसी कारण से क्योंकि उसके पीछे की कहानी है कि अनुष्का ने अपनी शादी में पहना था। वेडिंग इंडस्ट्री, शादी की ये इंडस्ट्री अच्छे से जानती है आप कैसे बेवकूफ़ बनते हो, आप कहाँ पैसा फूकोगे। ऐसे ही 4 लाख करोड़ की इंडस्ट्री वो है नहीं। यहाँ तक कि कुछ ऐसी सर्विस है जिसकी प्राइस कुछ और है, लेकिन क्योंकि शादी के लिए ले रहे हो तो उसकी प्राइस अलग होती है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन बड़ा कड़वा है, हर कोई मानेगा नहीं। मैं मानता हूँ शादी जो है वो केवल 4 या 5 या 6 लाख तक आ जानी चाहिए। सबसे क्लोज लोगों को बुला दो, आपकी जो रीति रिवाज है उसको फॉलो कर दो। फिर दोनों दूल्हा दुल्हन के जो माँ बाप है वो अपना बचा हुआ पैसा अपने बच्चे के अकाउंट में डाल दे कि भाई अगर आप 1 साल सही से रहोगे, आपकी पहली सालगिरह आएगी, आपको इतना पैसा देंगे, दूसरी सालगिरह आएगी, हम आपको 2 लाख और देंगे एज ए बोनस। तो ये एक रिवॉर्ड सिस्टम बन जाएगा। आप बात मनवा सकते हो कि अगर आप सही रहोगे आपको रिवॉर्ड के तौर पर एक गाड़ी दिलाई जाएगी, दिला दो गाड़ी एक। सबसे आखिर में चौथा कारण है शौक। पहले कहते थे कि भाई जितनी चादर है उतने पैर फैलाने चाहिए। फिर कुछ स्मार्ट लोग आए और चादर को बड़ी करी, कहते हैं यार अपनी हैसियत को बढ़ाओ। लेकिन बात चादर को बड़ी करने की हुई थी, चादर को ईएमआई पे लाने की नहीं हुई थी। आपको पता है पिछले साल इंडियंस ने कितना लोन लिया है? 172 बिलियन डॉलर। 1 बिलियन होता है 8,500 करोड़ रुपए। 172 बिलियन होता है 15 लाख करोड़ रुपए। 11 महीने में हमने बैंक से लोन लिया है। और इस पैसों से क्या लिया जाता है हम सबको पता है। 2017 में 30 लाख आईफोन बिके थे इंडिया में। 2022 में कुछ ही साल के बाद में ये नंबर पहुंच के आ जाता है 1 करोड़ 20 लाख आईफोन्स बिके 2022 में। पता है कितना आईफोन लोन पे लिए गए? 84 लाख आईफोन। 70%, 100 में से 70 लोग ईएमआई पे ले रहे हैं, यानी कि अफोर्ड नहीं कर सकते वो। 27% लोग वो है जो ट्रैवल कर रहे हैं लोन के पैसों से।
अगर आप अपना ट्रैवल अफोर्ड नहीं कर सकते, घर रह के पहले पैसे कमाओ ना यार। आपको नहीं लगता ये लोन की इंडस्ट्री, ये इंस्टेंट लोन, पर्सनल लोन, इसके कॉल कुछ ज़्यादा ही आते हैं? बजाज फाइनेंस जो उधार देती है, इस कंपनी की ग्रोथ आसमान छू रही है, जे कर्व बन चुका है। आप ग्राफ देखो, जो भी उधार देने वाली इंडस्ट्री है सारी ग्रो कर रही है। इनफैक्ट आपके सिटीज़ में अनऑफिशियल तरीके से लोन देने वाले लोग भी बहुत मिल जाएंगे। 10 साल पहले की बात है, मुझे 1 लाख बहुत बड़ा लगता था। 40,000 मेरे को लगता था यार इतनी ज़्यादा फीस है मेरे कॉलेज की। आज 80,000 1 लाख का फ़ोन लेके 2 साल में उसको कचरा करके बेच देते हैं। चलो 2019 की भी बात करें, मैंने पहली कार जब ली थी अपनी, वैसे कैश में ली थी, तब तक भी गाड़ी लेना एक बात होती थी। कुछ ही सालों में ऐसा हुआ है कि कार लेना बहुत कॉमन हो चुकी है। और ऐसा नहीं है कि केवल ज़रूरत खत्म हो जाए ऐसी कार ली जाए। एसयूवी कार जो 20-30 लाख रुपए की आती है वो कॉमन हो रही है। आज की डेट में 43% मार्केट एसयूवी कार की है। हर साल 2.5 करोड़ कार इंडिया में बिकती है, जिसमें से 80% फाइनेंस होती है। कैसी वाली फाइनेंस होती है? 90% पैसा फाइनेंस होता है। यानी अगर 10 लाख की कार है तो पूरा 9 लाख फाइनेंस हो रहा है। देखो, कार लेना एक हैप्पीनेस है, एक खुशी है, मानते हैं, पर प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये रिपोर्ट सामने आती है कि 2019 में टोटल कार जितनी बिकी है उसमें से 3.5% कार सनरूफ वाली थी। ठीक है, अब 2023 में ये बढ़कर जितनी कारें बिकती है उसमें से 26% सनरूफ वाली कार होती है। दिक्कत कहाँ पे है? दिक्कत यहाँ है कि ये जो 100 में से 26 कारें सनरूफ वाली ली जाती है, इसमें दिक्कत ये है कि फोर्ड की रिपोर्ट ये कहती है कि ज़्यादातर ठंडे देश जो होते हैं, जहाँ सनलाइट कम होती है, वहाँ के लोग सनरूफ ले रहे हैं। जैसे नॉर्वे में 15% लोग लेते हैं, फ्रांस में 11% लेते हैं, जर्मनी में 10% लेते हैं। ठंडे देश है। और जो हॉट कंट्रीज़ है, जहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है, वो कंट्रीज़ सनरूफ वाली कार लेना कम पसंद करते हैं। जैसे कि स्पेन में 5% है, इटली में 3% है, ग्रीस में 2% ही केवल। उससे ज़्यादा गर्मी हमारे देश में पड़ती है। फिर भी इकलौता इंडिया में ही ऐसा होता है कि 26% सनरूफ वाली गाड़ियाँ हम खरीदते हैं, जो कि ये दर्शाता है कि इंसान उस चीज की ईएमआई बढ़ रहा है जिसको खरीदने का उसको मतलब भी नहीं पता। प्रॉब्लम तो तब भी नहीं है अगर आपके पास बहुत पैसा है। ईएमआई अगर आप आराम से दे पा रहे हो फिर तो फॉर्च्यूनर लो, इंडिया की सबसे फेमस कार है। हर साल 11,000 लोग फॉर्च्यूनर लेते हैं। आपके पास पैसा हो तो लो, 22 लाख रुपए की कार आती है, क्या 40 लाख की आती है? 18 लाख रुपए आप गवर्नमेंट को टैक्स देते हो। 40 लाख तब होते हैं जो टोयोटा कंपनी है जिसने फॉर्च्यूनर बना के आपको बेची है, केवल उस कंपनी ने 40,000 रुपए कमाए हैं। तो अगर 18 लाख टैक्स भर के 22 लाख की गाड़ी लेनी है, जिसका ब्याज अब तक मैंने बताया नहीं है, अगर लोन पे ले रहे हो, मैं यहाँ पर अंकल नहीं बन रहा हूँ कि पैसे मत उड़ाओ, चादर बड़ी करो, लेकिन चादर को लोन पे लाना, फिर ईएमआई पे रोना। शादी, एजुकेशन, फ़ोन, कार, ये सब कुछ लोन पे होने की वजह से मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर आ पाते नहीं है। लेकिन ये सारी इंडस्ट्री जो आपको लोन में घुसा के रख रही है, जो आपको ट्रैप में फंसा रही है, वो इंडस्ट्री ऊपर जा रही है सारी की सारी। चाहे शादी की इंडस्ट्री हो, चाहे एजुकेशन की इंडस्ट्री हो, चाहे ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री हो, चाहे फ़ोन की इंडस्ट्री हो, एंटरटेनमेंट के तरीके इतने बढ़ चुके हैं, क्रेडिट कार्ड बहुत कॉमन हो चुका है। नो कॉस्ट ईएमआई के चक्कर में हम ऐसे प्रोडक्ट खरीद रहे हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है। नेटफ्लिक्स पर एक डॉक्यूमेंट्री देखना, आप देख ली सबने, सैयारा, वॉर 2, कचरा देख लिया, बॉलीवुड का दे दिया उनको कई 100 करोड़ का बॉक्स ऑफिस। अब बाय नाउ डॉक्यूमेंट्री देखना, इस डॉक्यूमेंट्री को देख के तोते उड़ जाएंगे आपके। इसमें बताया कि कैसे प्रोडक्ट की एक्सपायरी बनाई जाती है, कैसे मोबाइल को बाद में स्लो करा जाता है, जिसको आप फेंक देते हो नया लेते हो, कैसे प्रोडक्ट के अंदर सेटिंग करी जाती है कि वो बाद में चलना बंद हो जाए। सोल्यूशन सिंपल, आपको पता है, कोई भी चीज़ 2 बार खरीद सकते हो, तभी उसको खरीदो। ईएमआई से बचो, और अगर ईएमआई स्टार्ट करनी है तो बहुत इजीली आपसे पे हो जानी चाहिए, ऐसी ईएमआई करो। प्रोडक्ट की नॉलेज आपको होनी चाहिए, सिर्फ महंगा है इसलिए वो अच्छा नहीं है। कुछ प्रोडक्ट की एक समझ और एक नॉलेज अचीव करने के बाद एक अच्छी रिसर्च करके वो खरीदो कि आपको लगे यार कि मैं बेवकूफ़ नहीं बना। स्मार्ट डिसीजन लो। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगता है कि यार ये बंदा हमारी लाइफ में कुछ तो वैल्यू ऐड करता है, और आज की वीडियो थी भी पैसों के ऊपर, तो मेरी नई किताब लॉन्च होती है इसी वीडियो के साथ, द अर्ली 20s मनी। कम उम्र में अपना पहला 10 लाख कमाने के लिए आपको किस माइंडसेट की जरूरत है, वो इस बुक में बताया है। मैं स्कूल के वक्त से अब तक इंटरनेट से पिछले 10 सालों से करोड़ कमाने के बाद में मैं कह सकता हूँ कि यार अगर मुझे फिर से शुरू करना हो ना, तो इस किताब के अंदर जो बताया है उससे मैं फिर से कमा लूंगा। छोटी सी बुक है, एकदम आसान भाषा में लिखी हुई है, 1 घंटे में आप खत्म कर लोगे। मस्त लैंग्वेज में लिखी है, जैसे बात करता हूँ वैसी लिखी है। पढ़ने के बाद आपको वाव फील होगा। PDF फॉर्मेट में है, अपने फोन में डाउनलोड करके हमेशा कभी भी पढ़ सकते हो। केवल 49 रुपीज़। गाइज कम ऑन, केवल 2 कप चाय की प्राइस है ये। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। इस टाइप के नॉलेजेबल प्रोडक्ट्स खरीदकर आप अपने ज्ञान को भी बढ़ाते हो और मेरे कंटेंट की जर्नी को सपोर्ट भी करते हो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं शकील कुल मित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।